जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में जो आज का हमारा विषय है वो है तृतीय कर्नाटक युद्ध। दो कर्नाटक युद्ध जो है हम इस क्लास से पहले पढ़ चुके हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध। दोनों में हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ फ्रांसीसी और जो अंग्रेज थे वो आपस में भिड़े हुए थे और क्या कारण उन युद्धों के रहे और क्या परिणाम और प्रभाव भारतीय समाज पर उन युद्धों के रहे थे। तो आज की जो हमारी क्लास है तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसके विषय में थोड़ा जब हम चर्चा करते हैं तो फिर से एक बार इस युद्ध के कारणों पर हमें चर्चा करनी होगी कि क्या कारण रहे हैं जिससे ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो इस तृतीय कर्नाटक युद्ध के जो कारण थे वे भारत में न होकर वह भी यहाँ यूरोप से संबंधित थे। यूरोप में क्या था कि यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध से भी संबंधित था। वो वहां के उत्तराधिकार का जो मामला था। अब यहाँ जब तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से और 1763 ईस्वी तक, तो इसमें भी कारण जो है वो ऑस्ट्रिया, यहाँ यूरोप का देश ऑस्ट्रिया, और उस समय जो एक देश था प्रसा, जो कि वर्तमान में जर्मनी कहा जाता है जिसे, तो उन दोनों देशों में ऑस्ट्रिया और प्रसा में यहाँ यूरोप के क्षेत्र में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। और उस विवाद की स्थिति में ऑस्ट्रिया का साथ दिया जा रहा था फ्रांस के द्वारा, और जो जर्मनी है उसका साथ दिया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रकार से विवाद की स्थिति थी जिसमें कि फ्रांस और अंग्रेज फिर से एक बार इन दोनों देशों का वहां पे हस्तक्षेप हो रहा था। तो उसी हस्तक्षेप के चलते यहाँ यूरोप में शुरू होता है सप्तवर्षीय युद्ध, और वही सप्तवर्षीय युद्ध जो है इस तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण यहाँ भारतीय क्षेत्रों में बनता है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण रहा है वो यहाँ यूरोप में जो स्थिति हुई थी प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में, उसमें जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों द्वारा हस्तक्षेप किया गया, उसके परिणाम स्वरूप जो सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध ही यहाँ भारतीय क्षेत्र में तृतीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। तो जब यूरोप के क्षेत्र में ये दोनों देश फ्रांस और इंग्लैंड आपस में भिड़े हुए थे, तो यहाँ भारतीय क्षेत्रों में भी इनकी जो कंपनियां थी इनमें भी हम देख रहे थे कि कुछ समय पहले से ही इन दोनों कंपनियों में भी यहाँ तनातनी का माहौल चल रहा था। तो इस सप्तवर्षीय युद्ध के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उनके चलते फ्रांस से एक व्यक्ति को यहाँ भारत में भेजा गया, और उसको भेजने का उद्देश्य ये था कि आप जाइए और भारत में यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकिए। उस व्यक्ति का नाम था जो फ्रांस से यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंकने के लिए आया था। फ्रांस से जो व्यक्ति आया था उसका नाम था काउंटर डे लाली। अब काउंटर डे लाली यहाँ भारतीय क्षेत्र में आता है, लेकिन इससे पहले थोड़ा यहाँ पे गौर करने वाली एक बात है कि जब हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध देख रहे थे तो 1754 ईस्वी तक वहां ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि ये फ्रांस जो है इसे डुप्ले को वापस बुलाना पड़ा था। डुप्ले जो कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इन क्षेत्रों में लगातार उसने उत्पाद मचाया हुआ था। यहाँ पांडिचेरी, मद्रास और कर्नाटक, हैदराबाद की रियासतों में उसने उत्पाद मचा के रखा हुआ था। उसे जो है इन्होंने उस समय वापस भेजा, वापस बुला दिया था फ्रांस कि यहाँ कंपनी को जो है बहुत घाटा हो रहा है, तो डुप्ले को वापस बुला दिया गया। जबकि हम देख रहे हैं 1754 में उसको वापस बुलाया, और 1756-57 की यह घटना है कि जब काउंटर डेलाली को फिर से वापस भेजा गया था। काउंटर डेलाली जब भारत आता है, भारत में आकर ये सबसे पहले अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड पर ये आक्रमण करता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये अंग्रेजों का जो
फोर्ट सेंट डेविड था, ये यहाँ भारतीय क्षेत्र में कहां पर स्थापित हुआ था? तो ये काउंटर डेलाली जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज डेविड पर आक्रमण करता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। तो अंग्रेज जो है इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और जिस कारण से कि उन्हें इस फोर्ट सेंट डेविड से हाथ धोना पड़ा, ये इनके कब्जे से निकल गया। अब इसके साथ ही अंग्रेजों इन फ्रांसीसियों ने लगातार इन अन्य क्षेत्रों में, यहाँ तंजौर के क्षेत्र में और कई अन्य दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इन्होंने अंग्रेजों के जो भी यहाँ कोठियां थी, व्यापारिक कोठियां, उन पर इन्होंने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। ये बात हो रही है फ्रांस की। इन्होंने सेंट जो इनका फोर्ट सेंट डेविड था इसको अपने कब्जे में लिया और इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों के जो अन्य क्षेत्र यहाँ थे, तंजौर आदि क्षेत्रों पर इन्होंने भी यहाँ हमले करने लगातार शुरू कर दिए। तो अंग्रेज जब ये फोर्ट सेंट डेविड पर इनका हमला हुआ था, उस हमले के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बाद जो ये हमले लगातार फ्रांस कर रहा था तंजौर पर या इनके अन्य क्षेत्रों पर, यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्र में, इनके लिए अंग्रेज पूरी तरह से तैयार थे। और यहाँ दक्षिण भारत में जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था वो था सर आयरकूट। सर आयरकूट जो है वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था, शासन प्रशासन का और युद्ध नीति का उसे बहुत ज्ञान था। तो जिस कारण से फ्रांसीसियों के ये अन्य हमले जो है वो सफल नहीं हो पाए। और इसके साथ ही ये जो घटना है फोर्ट सेंट डेविड वाली, ये है 1758 में। 1758 की ये घटना थी जब फोर्ट सेंट डेविड को फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे में लिया था। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी ये तो दक्षिण भारत के क्षेत्र की बात हो रही है, लेकिन इससे पहले 1758 से पहले यहाँ दक्षिण बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेज एक युद्ध जीते हुए हैं। 1757 ईस्वी की वो बात थी कि 1757 ईस्वी में यहाँ बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेज जो है प्लासी का युद्ध जीते हुए हैं। अभी इस घटना से एक साल पहले की ये बात है कि प्लासी का युद्ध यहाँ अंग्रेज जीत गए थे और उसमें उन्होंने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो इस युद्ध के चलते जब 1757 में इन्हें ये विजय हासिल हुई थी तो ये काफी उत्साह में थे अंग्रेज भी। और इन्होंने क्या किया कि ये जब इन फ्रांसीसियों के इन छिटपुट हमलों से ये परेशान हो गए थे तो इन्होंने एक रणनीति के तहत यहां पर एक मंच तैयार किया और इस बार इन्होंने यही सोचा कि एक बार फ्रांसीसियों से जो है पूरी तरह से आमना सामना किया जाए। तो ये कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है, इसमें फ्रांस और अंग्रेज दोनों की सेनाएं जो है खुलकर एक दूसरे के सामने भारतीय क्षेत्रों में खड़ी हो गई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध के ही बीच में हम देखेंगे कि वांडीवास का एक युद्ध होता है जिसमें ये दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। इससे पहले के युद्धों में हम देख रहे थे, चाहे वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो चाहे प्रथम कर्नाटक युद्ध, जब भी उसमें सेनाएं लड़ रही थी तो कहीं ना कहीं वो भारतीय राजाओं की आड़ में ही उन युद्धों को जो है वो कर रही थी। क्योंकि जैसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हम देख रहे थे तो वहां इन्होंने भारतीय राजाओं को सपोर्ट दिया था और तब जाके वो युद्ध संपन्न हुए थे। लेकिन अब ये जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है और तृतीय कर्नाटक युद्ध के जो इस काल के बीच में जो युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध, उसमें ये दोनों देशों की सेनाएं ही आमने सामने होती है, उनमें भारतीय राजाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो आइए देखते हैं कि जब फ्रांस के इन छिटपुट हमलों से अंग्रेज परेशान हो गए थे तो इन्होंने एक रणनीति तैयार की और ये दोनों सेनाएं जो है वांडीवास के क्षेत्र में आमने सामने हुई। तो इसमें देखते हैं हम किस प्रकार से तृतीय कर्नाटक युद्ध के बीच में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध के क्या परिणाम रहे। वांडीवास के युद्ध में पहली बार जो है ये दोनों सेनाएं आमने सामने होती है, फ्रांसीसी कंपनी की और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों की सेनाएं वांडीवास में आमने सामने होती है। और वांडीवास का जो युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अब इस युद्ध में अंग्रेजों ने
इन फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त कर दिया और इनकी स्थिति लगभग ये हो चुकी थी कि अब इन्हें भारत से कभी भी निकाला जा सकता है। इतनी बुरी तरह से इन्होंने इनको परास्त कर दिया था 1760 ईस्वी में। तो जब 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में परास्त किया, तो अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में इनके जो क्षेत्र थे, यहाँ पे हम देख रहे थे, इनके क्षेत्र थे फ्रांसीसियों के पांडिचेरी का क्षेत्र, यहाँ कराईकल, माहे, तो ये सारे क्षेत्र इन्होंने ले लिए 1761 में। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि 1761 में इन्होंने पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया। पांडिचेरी पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया है 1761 ईस्वी में। इस युद्ध की परिणति ये हुई वांडीवास में कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज जीते और उन्होंने 1761 में यहाँ पे पांडिचेरी अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन तब तक यहाँ यूरोप में क्या स्थिति हो गई है कि यूरोप में 1763 में पेरिस की संधि द्वारा जो सप्तवर्षीय युद्ध था, जिसके कारण से कि तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ था भारतीय क्षेत्र में, तो सप्तवर्षीय युद्ध यहाँ यूरोप के क्षेत्र में समाप्त हो गया पेरिस की संधि के द्वारा। पेरिस की जो संधि थी, पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में की गई थी और पेरिस की संधि के द्वारा जब यहाँ यूरोप के क्षेत्र में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ, तो यहाँ उसका असर जो है भारतीय क्षेत्रों पर भी पड़ा। तो भारतीय क्षेत्र में ये तृतीय कर्नाटक युद्ध स्वतः ही समाप्त हो गया। अब इस पेरिस की संधि में क्या कुछ प्रमुख शर्तें थी, उन पे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पेरिस की संधि जो 1763 ईस्वी में की गई थी, उसमें कुछ प्रमुख शर्तें रखी गई, उन पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस संधि में जो सबसे पहला प्रस्ताव रखा गया कि चंद्रनगर पर फ्रांसीसी अपना अधिकार छोड़ देंगे। चंद्रनगर का जो क्षेत्र था इनके पास, आप कमेंट करके बताएं मुझे कि चंद्रनगर का क्षेत्र यहाँ फ्रांसीसियों को कब प्राप्त हुआ था और कहाँ भारतीय क्षेत्र में ये चंद्रनगर जो है वो वर्तमान में या उस समय में ये चंद्रनगर का क्षेत्र यहाँ भारत के किस क्षेत्र में था। तो एक तो ये शर्त थी कि चंद्रनगर पर जो है फ्रांसीसी अपना अधिकार छोड़ देंगे। इसके बाद जो एक प्रमुख शर्त यहाँ पे रखी गई और काफी महत्वपूर्ण, ये जो दूसरी शर्त है, ये आगे के इतिहास में भी हम देखेंगे, जब हम आगे की क्लासेस पढ़ेंगे तो इस शर्त को भी वहां पे कई बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो पेरिस की संधि की जो ये दूसरी शर्त थी, इसमें ये शर्त थी कि जो फ्रांसीसी थे, अब ये भारतीय क्षेत्र में न तो कोई सेना रख सकते हैं, स्थायी सेना, न तो ये सेना रख सकते हैं और ना ही ये राजनीति में किसी प्रकार का भाग ले सकते हैं। तो यहां पर अंग्रेजों ने इनको एक प्रकार से अपने प्रतिद्वंदिता से सीधे बाहर ही कर दिया, क्योंकि न तो ये भारतीय क्षेत्रों में सेना रख सकते हैं और न ही ये राजनीति में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। जबकि हमने यहां द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी देखा था, उसमें भी ये था कि अब दोनों कंपनियां जो है जो व्यापार के उद्देश्य से आई थी, तो अब व्यापार ही करेंगी। तो उस संधि में भी एक इस प्रकार की शर्त थी। लेकिन यहां पर ये एक फ्रांसीसियों पर एक शर्त थोपी गई कि अब फ्रांसीसी जो है भारतीय क्षेत्र में न तो सेना रख सकते हैं और न ही किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में कोई भाग ले सकते हैं। ये एक मुख्य रूप से इनकी हार हुई है फ्रांसीसियों की, जिसके कारण से कि अंग्रेज यहाँ भारतीय क्षेत्र में खुलकर इनका विकास हुआ और फ्रांसीसी जो है यहाँ भारत में दब कर रह गए थे। इसके साथ ही इस संधि की कुछ अन्य शर्तें थी। इन शर्तों के तहत जो है फ्रांसीसियों के जो क्षेत्र थे, पांडिचेरी, कराईकल और माहे, इन्हें वापस दे दिए गए थे।
पांडिचेरी, कराईकल और माहे, ये क्षेत्र जो है एक बार फिर से फ्रांसीसियों को वापस कर दिए गए थे। तो इस प्रकार से ये पेरिस की संधि जो 1763 में हुई थी, इसकी भारत के परिप्रेक्ष्य में ये प्रमुख शर्तें थी। और इन शर्तों को हम देखेंगे आगे आने वाले जब हम क्लासेज पढ़ेंगे तो उनमें भी इन शर्तों के जो है थोड़ा बहुत हमें ध्यान में रखना होगा कि किस संधि के द्वारा यहाँ फ्रांसीसियों को सेना रखने से और राजनीतिक गतिविधियों से यहाँ पे वंचित किया गया था। तो इस प्रकार से भारतीय क्षेत्र में ये 3 युद्ध यहाँ फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़े गए थे, वो हमने देखे पिछली क्लासेज में और आज की क्लास में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद एक सही प्रकार से थोड़ा हम बता सकते हैं कि अंग्रेजों का यहाँ पे पलड़ा भारी है और अंग्रेजों की जीत लगभग निश्चित हो चुकी है भारतीय क्षेत्रों में। और ये फ्रांसीसी जो है केवल व्यापार तक ही सीमित रह गए हैं, क्योंकि इनकी सेना और राजनीतिक गतिविधि को पूर्ण तरह से प्रतिबंधित यहाँ भारतीय क्षेत्र में कर दिया गया है। अभी बीच में थोड़ा एक जिक्र आया था कि 1757 में किस प्रकार से यहाँ अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में युद्ध जीता था, वो भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है, प्लासी का युद्ध। तो आइए देखते हैं अगली क्लास में जो हम युद्ध देखेंगे उसमें प्लासी के युद्ध पर थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे की और क्लासेज पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।